3C titration dissolve in 500 drops of mixture of alcohol and water। ये मैंने शॉर्ट में दे रखा है। क्या होता है कि पहले हम लोग 3C टाइचुरेशन तक जो टाइचुरेट करते हैं, मतलब करीब 5 to 6 मिनट्स टाइचुरेट किया और 3 to 4 मिनट स्क्रैपिंग की। इस तरह से 1C 2C 3C बना लिया। ठीक है, अब उस 3C टाइचुरेशन से, 3C वाली पोटेंसी से हमने 1 ग्रेन लिया मेडिसिन को और उसको 500 ड्रॉप्स ऑफ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल और वाटर के साथ मिक्स कर दिया। अब उसमें इंपॉर्टेंट ये होता है कि अल्कोहल कितना है, 1 पार्ट, मतलब 100 ड्रॉप्स ऑफ अल्कोहल है, और पानी कितना है, 4 पार्ट, यानी कि 400 ड्रॉप्स ऑफ वाटर है। ठीक है, एंड वी विल गिव 100 स्ट्रोक्स। तो यही डिफरेंस है सेंटिसिमल और 50 मिलीसिमल में। यहाँ पे हमें 100 स्ट्रोक्स देने हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये भी आता है कि जब हम प्रिपेयर करते हैं 50 मिलीसिमल, तो उसमें कितना पार्ट ऑफ अल्कोहल रहता है, 1 पार्ट, और 4 पार्ट ऑफ वाटर रहता है, यानी कि 400 ड्रॉप्स ऑफ वाटर रहेगा। ठीक है, दिस इज हाउ फर्स्ट पोटेंसी ऑफ 50 मिलीसिमल इज प्रिपेयर्ड। Then small globules are moistened with this spread and the globule in blotting paper to dry it. Globule is placed in the spread in the blotting paper ताकि हम उसको ड्राई कर सकें, एंड केप्ट इन अ वेल कॉर्क वाइल विद अ साइन ऑफ 1 डिग्री ऑफ पोटेंसी। सो दिस इज हाउ 0/1 इज प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो पहले हमने 1 ग्रेन लिया 3C टाइचुरेशन को, उसको 500 ड्रॉप्स ऑफ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड पानी के साथ मिक्स कर दिया, 100 बार स्ट्रोक दिया, ये पहला डायनामाइजेशन हो गया। स्मॉल ग्लोब्यूल्स को हमने इससे मॉइस्चर कर दिया और उस ग्लोब्यूल को हमने स्प्रेड कर दिया ब्लॉटिंग पेपर में। One globule is used for each subsequent step, dissolved, diluted with alcohol and succus 100 times to produce next potency। इस सोल्यूशन में से हमेशा एक ग्लोब्यूल यूज की जाएगी नेक्स्ट पोटेंसी को प्रिपेयर करने के लिए, और 100 बार सक्शन किया जाएगा। दिस इज हाउ 50 मिलीसिमल। तो ये चीज थोड़ा फार्मेसी का पार्ट है कि किस तरह से प्रिपेयर होता है, क्या है। अकॉर्डिंग टू द ऑर्गन एंड क्वेश्चन आता है कि 270 के 5th एडिशन में क्या दे रखा है, प्रिपरेशन ऑफ सेंटिसिमल पोटेंसी। ठीक है, और 50 मिलीसिमल का पोटेंसी जो है 270 के 6th एडिशन में दे रखा है। और क्या आता है क्वेश्चन, इसमें हमने 2 स्ट्रोक्स दिए हैं, वेर एज इन केस ऑफ 50 मिलीसिमल 100 स्ट्रोक्स दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे जो वाइल है वो 3/4 फिल है, वेर इन केस ऑफ 50 मिलीसिमल इसके फुटनोट में लिखा है द फाइल शुड बी फिल 2/3, ये इसके फुटनोट में लिखा है। तो 270 के 6th एडिशन में फुटनोट में क्या क्या लिखा है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। इसका पहला फुटनोट में टाइचुरेशन प्रोसेस दे रखा है कि किस तरह से, यहाँ पे बोला ना कि अप टू 3C में से 1 ग्रेन लेना है, तो ये 3C कहाँ से प्रिपेयर किया गया, कैसे प्रिपेयर किया गया, ये फुटनोट में दे रखा है पूरा प्रोसेस जो आप फार्मेसी में पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें क्लीनिंग ऑफ मोटर एंड पेस्टल, ये क्वेश्चन आता है, क्लीनिंग ऑफ मोटर एंड पेस्टल कौन से अफोरिज्म के फुटनोट में लिखा है, 270 के 6th एडिशन के फुटनोट में। ठीक है, फिर जो वाइल है इट शुड बी फिल्ड विद 2/3 फुल, स्ट्रोक्स आर डन ऑन लेदर बाउंड बॉटल, ये भी आता है कि लेदर बाउंड बॉटल में स्ट्रोक लगाए जाएंगे। प्रिपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ ग्लोब्यूल के बारे में भी दे रखा है फुटनोट में। अच्छा, दीज 2 लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूछते हैं कि जब हम 50 मिलीसिमल पोटेंसी प्रिपेयर करते हैं उस टाइम पे जो 100 ग्लोब्यूल्स होती हैं उनका वेट कितना होता है, 1 ग्रेन के बराबर। ठीक है, ये जो हम 50 मिलीसिमल में यूज कर रहे हैं ग्लोब्यूल, उसमें 100 ग्लोब्यूल्स का वेट जो होगा वो 1 ग्रेन के बराबर होगा, और 1 ड्रॉप ऑफ 50 मिलीसिमल पोटेंसी इज एब्सॉर्ब बाय 500 ग्लोब्यूल्स। सो ये दोनों ही क्वेश्चन आते हैं कि 1 ड्रॉप ऑफ 50 मिलीसिमल पोटेंसी कितनी ग्लोब्यूल एब्सॉर्ब करती है, 500 ग्लोब्यूल्स, और इन 100 ग्लोब्यूल्स का, इनमें से जो 100 ग्लोब्यूल्स है उनका वेट जो होता है वो 1 ग्रेन के बराबर होता है। ठीक है, नाउ कमिंग टू 271, जहां पे प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन के बारे में दे रखा है। ऐसी मेडिसिन जैसे कि मिनरल्स, जैसे कि मेटल्स, जैसे कि पेट्रोलियम, फॉस्फोरस, ड्राइड प्लांट्स, मटेरियल्स, इन सब के बारे में। ठीक है, कि क्या लिखा है, मोस्ट सब्सटेंसेस यूज फॉर मेडिसिनल पर्पसेस जैसे कि मेटल्स, मिनरल्स, पेट्रोलियम, फॉस्फोरस, ड्राइड प्लांट्स, मटेरियल्स, एनिमल सब्सटेंस एंड न्यूट्रल सॉल्ट मस्ट फर्स्ट अंडरगो 3 hour प्रोसेस ऑफ टाइचुरेशन। सो ऐसे जो ड्राइड सब्सटेंसेस होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उनमें हम पहले टाइचुरेशन करेंगे, उसके बाद हम उनको लिक्विड पोटेंसी में प्रिपेयर करेंगे, लिक्विड पोटेंसी में कन्वर्ट करेंगे टू प्रिपेयर 3C। ठीक है, सो फर्स्ट वी हैव टू titrate them, then we have to convert them into liquid potency in case of minerals, in case of metals, in case of phosphorus, etc.
द डिटेल, ये क्वेश्चन आता है, द डिटेल मेथड ऑफ दिस टाइप ऑफ प्रिपरेशन इज गिवन इन कौन से ड्रग के प्रीफेस ऑफ मटीरिया मेडिका प्यूरा में कौन से ड्रग में प्रिपरेशन के बारे में दे रखा है, आर्सेनिक एंड पल्साटिला। दिस वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, यहाँ से आता है एमसीक्यू, ठीक है, कि डिटेल ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द मेडिसिन इज गिवन इन प्रीफेस ऑफ आर्सेनिक एंड पल्साटिला इन मटीरिया मेडिका प्यूरा। ओके, सो 270 271 अभी तक पूरा प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन से रिलेटेड है। नाउ कमिंग टू 271 का 6th एडिशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल मेडिसिन इज गिवन इन विच अफोरिज्म, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल मेडिसिन इज गिवन इन विच अफोरिज्म, 271, ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन विच इज आस्क्ड। सो 271 में कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल मेडिसिन दे रखा है। सोशल मेडिसिन का कॉन्सेप्ट होता क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है, these medicines should be manufactured by a competent and impartial authority. They should be provided free of charge to a qualified homeopathic physician trained and examined in a homeopathic hospital. Physician would then use and distribute these medicines freely to all patients regardless of wealth. तो बेसिकली ये बोल रहा है कि मेडिसिन जो है एक होम्योपैथिक फिजिशियन को फ्री ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए पेशेंट को रिगार्डलेस ऑफ देयर वेल्थ। दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ अ सोशल मेडिसिन, ठीक है। Okay, now coming to next part of the aphorisms, that is 272 से 274। तो 272 से 274 में लॉ ऑफ सिंप्लेक्स दे रखा है, ठीक है, लॉ ऑफ सिंप्लेक्स। इसमें क्या दे रखा है 272 में, इन नो केस, यहाँ पे हैनेमैन ने बोल दिया है, जो हम इतना बोलते हैं कि लॉ ऑफ सिंप्लेक्स, एक ही मेडिसिन एक बार में दो पेशेंट को, कहाँ लिखा है, 272 में लिखा है, इन नो केस इज इट रिक्विजाइट to administer more than one single simple medicinal substance at a one time। कभी भी एक से ज्यादा दवाई एक पेशेंट को एक बार में नहीं देनी है, ये 272 अफोरिज्म में हैनेमैन ने लिख दिया है, ठीक है। इट इज in no case it is requisite to administer more than one single simple medicinal substance। देन इसी को कंटिन्यूसली 273 में भी हैनेमैन ने बोला है, इन नो केस अंडर ट्रीटमेंट इज इट नेसेसरी एंड देयरफॉर नॉट परमिसिबल टू एडमिनिस्टर अ पेशेंट मोर देन वन सिंगल सिंपल सब्सटेंस एट अ टाइम। ओके, नाउ कैन यू टेल, कैन एनीबॉडी टेल कि हैनेमैन ने बार बार क्यों बोला है कि एक ही मेडिसिन दो, दो मेडिसिन मत दो, व्हाई? क्या लॉस होगा अगर हम एक से ज्यादा दवाई दे देंगे पेशेंट को, अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनॉन? मैम कौन सी मेडिसिन मतलब इफेक्ट कर रही है वो पता नहीं चलेगा। यस, एक तो ये रीजन हो गया कि विच मेडिसिन से पेशेंट को रिलीफ मिल रहा है, हमें पता नहीं लगेगा। सपोज हमने दो मेडिसिन एक साथ दिया, ठीक है, कोई फॉर एग्जांपल ब्राइनियाद भी दे दिया और पल्सटीला भी दे दी, पेशेंट को दोनों में से कौन सी मेडिसिन से आराम मिल रहा है हमें पता नहीं लगेगा, तो हमें एक्शन ऑफ मेडिसिन नहीं पता लगेगा। दूसरा रीजन ये भी हैनेमैन ने बोला है क्योंकि हमने ड्रग प्रूविंग जो है सिंगल मेडिसिन को लेके की है, तो हम लोग सिंगल मेडिसिन का एक्शन हमें पता है, जब दो मेडिसिन एक साथ बॉडी के अंदर जाती है वो क्या एक दूसरे के साथ रिएक्ट करती है हमें नहीं पता है। सो दैट इज व्हाई हैनीमैन हैज एडवाइस कि हमें सिंगल मेडिसिन ही एक बार में देनी है। यस, टू मेडिसिन मे बी इनिमिकल, हु नोस कि वो हमारी बॉडी में कैसे एक्ट करेगी, एक दूसरे से इनिमिकल भी हो सकती है, ठीक है। सो दैट इज व्हाई ये 274 में लिखा है इसका एक्सप्लेनेशन, क्यों हैनेमैन ने सिंगल सिंपल सब्सटेंस देने को बोला है। अब इसमें क्वेश्चन ये भी आता है कि हैनेमैन ने न्यूट्रल सॉल्ट्स जो होते हैं, ठीक है, सल्फरेटेड मेटल्स हो गए, ईथर्स हो गए, फॉस्फोरस हो गए, इन सबको माना है कि ये जो होते हैं ये सिंपल सब्सटेंस ही होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नाट्रम सल्फ, दिस इज नॉट अ कंपाउंड, ये कोई कंपाउंड नहीं है, वो एक सिंपल सब्सटेंस ही है, ठीक है। लेकिन जब हम एल्कलॉइड्स की बात करें जो कि प्लांट से डिराइव होता है, जैसे कि स्ट्रिचनिन, क्विनिन, मॉर्फिन, इन सबको बोला है कि दे आर नॉट सिंपल सब्सटेंस, दे आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। सो क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंगल सिंपल सब्सटेंस। ऑप्शन में रहेगा न्यूट्रल सॉल्ट्स, ऑप्शन में रहेगा सल्फोरेटेड मेटल्स, ऑप्शन में रहेगा ईथर और ऑप्शन में रहेगा एल्कोलॉइड्स। तो आंसर विल बी इन कॉन्ट्रास्ट एल्कोलॉइड्स, यहाँ पे लिख दिया ना कि एल्कोलॉइड्स आर नॉट सिंगल सिंपल मेडिसिन, दे आर कंपाउंड मिक्सचर्स। सो हैनेमैन ने यहाँ पे बोला है कि एल्कोलॉइड्स आर नॉट सिंपल सब्सटेंस, वेयर एज न्यूट्रल सॉल्ट्स, ईथर, फॉस्फोरस, सल्फ्यूरेटेड मेटल्स, ये सब
एक तरह से सिंगल सिंपल सब्सटेंस ही हैनेमन मांगता है. ओके, नाउ हियर इन 274 अफोरिज्म, यहाँ पे हैनेमन ने एक्सप्लेनेशन दिया है व्हाई वी शुड गिव सिंगल सिंपल मेडिसिन. ठीक है, following the principles that simple means should be used when they are sufficient and the physician avoid complex and combined remedies. बोल रहे हैं हैनेमन, जब एक ही मेडिसिन से पेशेंट को आराम मिल जा रहा है, जब एक ही मेडिसिन सफिशिएंट है, तो हम लोग क्यों एक से ज्यादा मेडिसिन दे. Compound medicine are avoided because it is impossible to predict how multiple substances may interfere with or alter each other's effect in the body. किस तरह से एक या एक से ज्यादा मेडिसिन एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रही है हमें नहीं पता. ठीक है, a single well chosen remedy can effectively treat a disease when the totality of the symptom is clearly known. ठीक है, जब एक ही पेशेंट को एक ही मेडिसिन से आराम हो सकता है तो हमें एक से ज्यादा दवाई देनी ही क्यों है. ठीक है, उसके अलावा और एक रीजन दिया है, मान लो अगर आपने ब्रायनिया दिया और ब्रायनिया वाज नॉट अ करेक्टली सूटेड मेडिसिन, तो आपको पता है कि पेशेंट में अगर एग्रेवेशन हो रहा है तो ये ब्रायनिया की वजह से हो रहा है. ड्रग प्रूविंग में हमें पता है ब्रायनिया के क्या क्या सिम्टम हो गए. अगर हमने एक ही मेडिसिन दिए पेशेंट को, तो आप क्या करेंगे, ब्रायनिया का तुरंत एंटीडोट सर्च कर लेंगे और उसको एंटीडोट कर देंगे. बट अगर आपने ब्रायनिया भी दे दी पेशेंट को, पल्साटिला भी दे दी और साइलिशिया भी दे दी, अब आपको नहीं पता इन तीनों में से किसकी वजह से पेशेंट को एग्रेवेशन हुआ है, तो आप कैसे एंटीडोट कर पाओगे. द केस विल बिकम एकदम कॉम्प्लिकेटेड. So that is why also Hahnemann has advised to give single medicine only. So this was 272 से 274 तक regarding लॉ ऑफ सिंप्लेक्स. ठीक है, ये आ सकता है क्वेश्चन, कौन से अफोरिज्म से कौन से अफोरिज्म में लॉ ऑफ सिंप्लेक्स दे रखा है, जहां पे हैनेमैन ने एडवाइस किया कि एक ही मेडिसिन एक बार में एडमिनिस्टर करनी है. नाउ 275 में क्या लिखा है, चूजिंग अ मेडिसिन दैट मैचेस द डिजीज होम्योपैथिकली इज नॉट सफिशिएंट ऑन इट्स ओन. द डोज मस्ट बी appropriately small. Even a correctly selected remedy can cause harm if given in a large dose because its excessive strength can overstimulate the vital force. तो बोल रहे अगर आपने सही मेडिसिन सेलेक्ट कर दी, फॉर एग्जांपल पेशेंट का ब्राइनिया लाइक सिम्टम आ रहा था, बहुत ज्यादा थर्स्ट है, ड्राइनेस है, हार्ट स्टूल है, ठीक है, और पेशेंट को आराम मिल रहा है रेस्ट करने से, और आपने ब्राइनिया सेलेक्ट कर लिया, लेकिन व्हाट यू हैव डन, यू हैव गिवन ब्राइनिया टिंचर और यू हैव गिवन ब्राइनिया सपोज 30 इन बोला कि 10 बार खा लेना दिन में. ठीक है, तो क्या होगा, पेशेंट का जितना एग्रेवेशन जो होगा वो एलोपैथिक मेडिसिन खाने से भी ज्यादा एग्रेवेशन हो जाएगा पेशेंट का. सो चूजिंग अ मेडिसिन इज नॉट ओनली सफिशिएंट, करेक्ट मेडिसिन को सिर्फ चूज करना ही सफिशिएंट नहीं है, वी हैव टू ऑल्सो यूज वेरी स्मॉल डोज. डू नॉट गिव द करेक्ट मेडिसिन इन लार्ज डोज, अदरवाइज इट विल ओवर स्टिमुलेट द वाइटल फोर्स एंड हो सकता है आप एंटीडोट भी ना कर पाए, इतना ज्यादा एग्रेवेशन हो जाए पेशेंट में. तो अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि इन विच अफोरिज्म इट इज रिटन दैट, ये एक बार यूपीएससी में भी आ चुका है, शायद 2020 में आया था, कि कौन से अफोरिज्म में ये लिखा है कि लार्ज डोजेस ऑफ एक्यूरेटली चूजन मेडिसिन इज मोर हार्मफुल देन इक्वल क्वांटिटी ऑफ अनहोम्योपैथिक मेडिसिन. ठीक है, मतलब होम्योपैथिक मेडिसिन अगर लार्ज डोजेस में दी जाए वो एलोपैथी से भी ज्यादा हार्मफुल है. ये कहाँ पे लिखा है, 276 अफोरिज्म में. ठीक है, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड एक बार. ठीक है, सो even the accurately chosen homeopathic medicine may also cause aggravation, may also be more harmful, more injurious than the unhomeopathic one if it is given in large doses. So only choosing the correct medicine is not sufficient, you have to give them in a proper dose, in very small dose. ठीक है, इसमें एग्जाम्पल भी दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल लार्ज डोजेस ऑफ मर्करी इज गिवन फॉर सिफिलिस, इट विल क्रिएट इनक्योरेबल मर्क्यूरियल मैलेडी दैट इज नोन एज मास्क वेनरल डिजीजेस. देन लार्ज डोजेस ऑफ स्पर्वियन बार, मतलब चाइना. ठीक है, अगर किसी को जो चाइना है या सिंकोना है लार्ज डोजेस में दिया जाए, इट विल कॉज क्रॉनिक चाइना मेलेडी. सो डू नॉट गिव द करेक्ट मेडिसिन इन अ लार्ज डोजेस, otherwise it will create one more artificial disease which is impossible to cure. So how will you decide the dose, ki what dose to be given? This only can be learned by pure
experiment by careful observation and accurate experience. So Hahnemann said that in 278 aphorism कि how small the dose should be, it can only be learned by pure experiment, careful observation and accurate experience. इन तीन चीज से ही आपको पता लग सकता है कि कितनी डोज में कितनी बार रिपीट करना है, कितनी स्मॉल डोज आपको एक पेशेंट को मेडिसिन देनी है. फिर 279 में लिखा है डोज शुड बी रिड्यूस टू सच एन एक्सटेंट दैट दे कांट बी प्रिपेयर सो स्मॉल इट विल नॉट बी स्ट्रॉन्गर देन द नेचुरल डोज. मतलब हम डोज को कितना भी रिड्यूस कर लें, यहाँ पे तो दे दिया कि आप स्मॉल डोज दो होम्योपैथिक मेडिसिन की, बट कभी भी होम्योपैथिक की मेडिसिन इतनी स्मॉल नहीं हो सकती, होम्योपैथिक मेडिसिन की डोज, कि वो स्ट्रॉन्गर ही ना हो नेचुरल डिजीज से. So dose of the homeopathic medicine cannot be prepared so much weak that it will not be stronger than the natural dose. हमेशा हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन जो है नेचुरल डोज से तो स्ट्रॉन्गर रहेगी ही रहेगी थोड़ी बहुत. ठीक है, दिस इज गिवन इन 279. नाउ दिस इज, कई बार ये क्वेश्चन आ सकता है कि असेंडिंग डोज के बारे में कहाँ पे दे रखा है, असेंडिंग पोटेंसी के बारे में कहाँ दे रखा है, कि हमें पहले 30 पोटेंसी देनी है, पेशेंट को थोड़ा सा आराम हो गया, फिर से पेशेंट के सिम्टम्स आ गए तो 200 देनी है, पेशेंट को आराम मिल गया फिर भी थोड़ा बहुत बाकी है तो हमें 1 ml देनी है. तो ये 30, 200, 1 ml इस तरह से असेंडिंग डोज में हमें पेशेंट को दवाई देनी है. कहाँ पे लिखा है? 280 अफोरिज्म में. A medicine should be continued in doses that remain helpful and do not cause new troublesome symptom, with the dose gradually increase. As the patient improves, the mild reappearance of the old original symptom may occur, signaling the cure is approaching. ठीक है. और एक ये भी बोला है कि जो मेडिसिन है हमें कंटिन्यूस देती रहनी है असेंडिंग डोजेस में, धीरे धीरे ग्रेजुअली करके, और जैसे ही पेशेंट का देख रहे पेशेंट इंप्रूव हो रहा है, उसके ओरिजिनल सिम्टम आ रहे हैं, तो मतलब पेशेंट जो है वो क्योर की तरफ जा रहा है. ठीक है, दैट यू ऑल नो. ये कौन सा ऑब्जर्वेशन ऑफ केंट को डिपिक्ट कर रहा है? एज द पेशेंट इंप्रूव्स द माइल्ड रीअपियरेंस ऑफ द ओल्ड ओरिजिनल सिम्टम मे अकर. ये कौन सा केंट के ऑब्जर्वेशन को डिपिक्ट कर रहा है? कैन एवरीबॉडी टेल मी? ओल्ड सिम्टम्स रीअपियर हो रहे हैं ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट. कौन से केंट के ऑब्जर्वेशन में लिखा है? ऑब्जर्वेशन नंबर, all symptoms reappear during treatment. Tell me. Any idea? मैम 10th. No, it's 11th. Very important, 11th. ठीक है, आपको बताया था केंट ऑब्जर्वेशन को आपको नाउ से याद रखना है. ठीक है, एन से 10th ऑब्जर्वेशन है जो कि न्यू सिम्टम्स है, या ओ से ओल्ड सिम्टम है जो 11th ऑब्जर्वेशन है, और डब्ल्यू से रॉन्ग सिम्टम्स है, रॉन्ग डायरेक्शन है जो कि 12th ऑब्जर्वेशन है. ठीक है, सो ये जो ओल्ड सिम्टम्स आ रहे हैं पेशेंट में, दिस इज इक्वल्स टू 11th ऑब्जर्वेशन ऑफ केंट. ठीक है, सो इस तरह से दो टॉपिक्स को आपको एक साथ जोड़ जोड़ के पढ़ना है. ठीक है, ऐसा नहीं केंट ऑब्जर्वेशन आज पढ़ा था आप आज पढ़ के कल भूल गए उसको. यू हैव टू रिलेट ईच एंड every topic with each other so that you can remember them. Okay, so concept of ascending dose is given in 280 aphorism. Now this is very important. Placebo, about placebo it is given in 281 aphorism. Can anybody tell me और कौन सा aphorism है जहाँ पे placebo के बारे में दिया है? टेल मी, और कौन सा aphorism है जहाँ पे placebo के बारे में हैनीमैन ने मेंशन किया है? अनमेडिकेटेड सब्सटेंस ऐसे लिखा है. Okay, I'll give you option 91, 92, 93 या 94. किसमें लिखा है अनमेडिकेटेड सब्सटेंस प्लासिबो के बारे में हैनीमैन ने? मैम 91. यस यस, ठीक है. सो ये भी आपको याद रखना है, या ऐसा नहीं नया फॉरिज्म पढ़े तो पुराने भूल जाओगे. तो 91 में भी दिया, इवन 96 में भी दिया है. ठीक है, फुटनोट में
प्लासिबो के बारे में। सो 281, 91 और 96 तीन अफोरिज्म में दे रखा है प्लासिबो के बारे में, समथिंग ऑफ अनमेडिसिनल नेचर। 281 में क्या लिखा है कि ड्यूरिंग होम्योपैथिक एग्रीवेशन few complaints remain due to drug. These complaints disappear within few days. Meanwhile, the other patient is given nothing and only powder of sugar of milk. तो क्या होता है कि जब होम्योपैथिक एग्रीवेशन होता है उस समय हमें क्या करना है, पेशेंट को प्लासिबो देना है या फिर कुछ भी नहीं देना है। ये चीज 281 में लिखा है। तो इस रेफरेंस में 281 में प्लासिबो दे रखा है कि इफ द होम्योपैथिक एग्रीवेशन अकर्स, all symptoms are occurring, patient is towards the road to recovery, we have to give patient placebo or nothing. ठीक है, we have to wait and watch till that symptoms disappear. Then 281 में स्मॉलेस्ट डोज प्रोड्यूस स्लाइटेस्ट होम्योपैथिक एग्रीवेशन। जितना कम आप डोज दोगे, जितना स्मॉल डोज दोगे, उतना कम होम्योपैथिक एग्रीवेशन होगा। ठीक है, नाउ द फुटनोट ऑफ 282 इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार क्वेश्चन आता है यहाँ से कि हैनेमन ने अभी तक पूरा बोल रहे हैं कि भाई स्मॉल डोज दो, स्मॉल डोज दो, मिनिमम डोज दो, ठीक है, लेकिन एक ऐसा कंडीशन है, एक ऐसा एक्सेप्शन है जहां पे हैनेमन ने बोला है कि इट इज अलाउड और दिस कंडीशन रिक्वायर लार्ज डोजेस, दिस कंडीशन रिक्वायर लार्ज डोजेस ऑफ हाईली डायनामाइज्ड ड्रग। ठीक है, वो भी सेवरल टाइम्स इन अ डे, दिन में एक बार से ज्यादा, हाईली डायनामाइज और लार्ज डोजेस। ये ओनली एक्सेप्शन क्या है, द प्राइमरी मैनिफेस्टेशन ऑफ थ्री माइजम, द प्राइमरी मैनिफेस्टेशन ऑफ थ्री माइजम, itch, chancre and fig warts. In case of a primary manifestation of 3 chronic miasm, Hahnemann has given advice कि भाई large doses दो, ये only exception है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन में आता है। और एक एक्सेप्शन है कि हैनेमन ने पूरा वन साइडेड डिजीज में एक्सटर्नल एप्लीकेशन के वो एकदम अगेंस्ट में था, लेकिन 282 में फुटनोट में पहली बार हैनेमन ने एडवाइस किया है कि सम डिजीजेस लाइक इन केस ऑफ अ फिग वर्ड्स दे रिक्वायर एक्सटर्नल एप्लीकेशन, वहां पे आप एक्सटर्नल एप्लीकेशन दे सकते हो विद इंटरनल यूज ऑफ सेम मेडिसिन। So in case of a fig warts, you can give external application as well as internal medicine together. वो भी fig warts because they are the primary manifestation of psychotic miasm. ठीक है, so this is very important 282 का footnote, जहां पे पहली बार हैनेमन ने बोला है कि लार्ज डोजेस यू कैन गिव एंड एक्सटर्नल एप्लीकेशन यू कैन गिव इन प्राइमरी मैनिफेस्टेशन ऑफ साइकोसिस। Then 283 में smallest dose of inappropriate medicine is less harmful and can easily be extinguished and repaired by the vital force. इतने सारे अफोरिज्म में हैनेमन बोलता आ रहा है कि भाई स्मॉल डोज दो, स्मॉल डोज दो, स्मॉल डोज दो। क्यों? क्योंकि अगर हमने स्मॉल डोज में दिया और पेशेंट जो है बाई चांस पेशेंट पे वो दवा नहीं लगी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वाइटल फोर्स जो है उसको इजीली एक्सटिंग्विश कर लेगा, इजीली रिपेयर कर लेगा। ठीक है, इफ गलती से, क्योंकि इन केस जो पेशेंट है वो ठीक से सिम्टम नहीं देगा या हम लोग प्रॉपरली सिमिलियम सेलेक्ट नहीं कर पाए, ठीक है, इनअप्रोप्रिएट मेडिसिन हो गई, तो ऐसे केस में उस चीज को इजीली एक्सटिंग्विश कर देगा वाइटल फोर्स। सो ऑलवेज गिव द मेडिसिन इन स्मॉल पोटेंसी, तो कोई रिस्क ही नहीं रहेगा। ठीक है, देन 284 फिफ्थ एडिशन। ठीक है, यहाँ पे दिया है द एक्शन ऑफ अ डोज मोर एवर डोज डज नॉट डिमिनिश इन डायरेक्ट रेशियो और द क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल मेडिसिन कंटेन इन द डाइल्यूशन इन होम्योपैथिक प्रैक्टिस। कभी भी अगर हम लोग डोज का जो एक्शन है इट विल नॉट डिमिनिश इन द डायरेक्ट रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल मेडिसिन। मतलब ये बोलना चाह रहा है फॉर एग्जाम्पल कि वी विल टेक 2 drops of Cantharus mother tincture and if we will take 1 drop of Cantharus mother tincture, तो ऐसा नहीं है कि अगर हमने 2 drops of Cantharus mother tincture लिया है और अगर हम उसको 1 drop ऑफ कैंथरस मदर टिंचर से कंपेयर करेंगे कि ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऐसा नहीं है कि 2 ड्रॉप्स वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, 1 ड्रॉप वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ये डायरेक्ट रेशियो एग्जिस्ट ही नहीं करता कि भाई 10 ड्रॉप वाली, अगर हम किसी पेशेंट को 10 ड्रॉप ऑफ कैंथरस दे रहे हैं और एक पेशेंट को 5 ड्रॉप्स ऑफ कैंथरस दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि भाई 10 ड्रॉप वाली ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, 5 ड्रॉप वाली कम स्ट्रॉन्ग है, ऐसा नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे भी बोल रहा है कि 8 ड्रॉप्स ऑफ द टिंचर ऑफ अ मेडिसिन टू डोज डू नॉट प्रोड्यूस 4 times as much effect on the human body than 2 drops
ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई अगर हम 8 ड्रॉप्स ऑफ टिंचर देंगे पेशेंट में तो वो 4 टाइम्स ज्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी एज कंपेयर टू द 2 ड्रॉप्स, ऐसा है ही नहीं होम्योपैथी के अंदर। बिकॉज जैसे आप देखते हैं कि 200 पोटेंसी देखी, 1 एम पे जा रहे हैं, 10 एम पे जा रहे हैं, जैसे जैसे हम पोटेंसी बढ़ाते जाते हैं जो मटेरियल क्वांटिटी ऑफ द मेडिसिन है वो कम होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। तो ऐसा नहीं कि उस मेडिसिन की पावर जो है वो कम हो जा रही है, ठीक है, पावर बढ़ ही रही है। तो मटेरियल जो क्वांटिटी होती है मेडिसिन की, उस पे हमारी मेडिसिनल पावर डिपेंड करती ही नहीं है, ठीक है, और डायरेक्ट रेशियो से वो है ही नहीं, ठीक है। सो इन होम्योपैथी द इफेक्ट ऑफ द डोज डज नॉट इंक्रीज इन द डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द अमाउंट ऑफ मटेरियल सब्सटेंस इट कंटेन। Larger quantities produce only slighter strong effects, not proportionally greater one. Even highly diluted dose retain significant action. Even 1 m, 10 m, 50 millismol, जहाँ पे material quantity of the medicine बहुत कम रहता है, तब भी वो अच्छे से अपना मेडिसिन रिटेन करके रहती है, तब भी वो स्ट्रॉन्गर ही कह सकते हैं उनको हम लोग, ठीक है। सो आवर मेडिसिन की जो मटेरियल क्वांटिटी है उस पे स्ट्रेंथ ऑफ द मेडिसिन डिपेंड करती ही नहीं है। ये चीज 284 के 5th एडिशन में दिया है। नाउ व्हाट इज रिटन इन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 284 के 6th एडिशन में क्या दिया है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दे रखा है। नाउ क्या क्या रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है, टंग होता है, माउथ होता है, नोज होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, ठीक है, आर रिसेप्टिव ऑफ एक्शन ऑफ मेडिसिन इन फ्लूइड फॉर्म बाय मींस ऑफ ऑल्फैक्शन एंड इनहेलेशन थ्रू द माउथ, ठीक है। देन एक्सटर्नल एप्लीकेशन इन स्किन विद इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, सो स्किन हो गई रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जहां जहां से मेडिसिन दे सकते हैं, टंग हो गया, माउथ हो गई, ठीक है। सो दिस इज हाउ द डिफरेंट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज गिवन इन 284 का 6th एडिशन। Okay. The power of medicine acting upon infant through milk of the mother or wet nurse is wonderfully helpful. अब ये बोल रहा है कि in case of infant we can give the medicine to the mother, ठीक है, मदर को दे दो, थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग जो मेडिसिन है वो अपने आप चाइल्ड को मिल जाएगी, ठीक है। ये कौन से अफोरिज्म में लिखा है, 284 के फुटनोट में या 284 अफोरिज्म में, कि द पावर ऑफ द मेडिसिन एक्टिंग अपॉन द इन्फेंट थ्रू द मिल्क ऑफ द मदर और वेट नर्स इज वंडरफुली हेल्पफुल, ठीक है। एक तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें, और एक क्या लिखा है 284 के 6th एडिशन में, माइल्ड एंटीसोरिक ट्रीटमेंट स्पेशली विद सल्फर ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी प्रोटेक्ट्स बोथ मदर एंड फीटस फ्रॉम सोरा, ठीक है। सो कहां पे हैनीमैन ने एडवाइस किया है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर को एक माइल्ड एंटीसोरिक देनी चाहिए ताकि जो बच्चा है वो सोरा से प्रोटेक्टेड रहे, वो यहाँ पे लिखा है 284 के 6th एडिशन में, ठीक है। ये आता है क्वेश्चन। सो मदर्स मिल्क के थ्रू द मेडिसिन कैन बी ट्रांसफर टू द इन्फेंट, 284 का 6th एडिशन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 284 का 6th एडिशन, और एक तीसरी चीज जो 284 में लिख रखा है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सल्फर और एनी एंटीसोरिक शुड बी गिवन टू द मदर सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट द फीटस फ्रॉम सोरा। ना 285 का 6th एडिशन में क्या लिखा है, ना तो ये हो गया 284 5th एंड 6th एडिशन। Now 285 5th edition. In homeopathic treatment, reducing the dose can further be achieved by decreasing its volume. Using only a very small portion of drop instead of full drop weakens the medicinal effect since fewer nerves are directly stimulated. Although the medicine still acts on the whole organism, it does so more gently and with reduced intensity. तो ये बोल रहे हैं अगर हमें कोई भी मेडिसिन का एक्शन थोड़ा रिड्यूस करना है तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, उसको और ज्यादा थोड़ा डाइल्यूट कर देंगे, उसकी वॉल्यूम को डिक्रीज कर देंगे, और हम पूरा ड्रॉप की जगह उस ड्रॉप का कुछ पोर्शन यूज करेंगे, सो दैट अगर हमें किसी भी मेडिसिन की पावर को डिक्रीज करनी है ताकि वो फ्यूअर नर्व्स को ही स्टिमुलेट कर सके और वो जो मेडिसिन की पावर है वो थोड़ी सी वीक हो जाए। तो ऐसे केस में सपोज हम एक पेशेंट को 1 पूरी ड्रॉप दे रहे थे, लेकिन उसकी जगह हमने क्या किया, सिर्फ आधी ड्रॉप दी पेशेंट को, ठीक है, सिर्फ आधी ड्रॉप दी। तो ऐसे केस में क्या करेगी, जैसे हमने ड्रॉप्स कम कर दी तो पेशेंट का जो बोल रहा है यहाँ पे हैनेमैन कि फ्यूअर नर्व्स विल बी सेंसिटाइज्ड, तो जो मेडिसिन की पावर है वो थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी। This is how we can reduce the power of the medicine according to the requirement.
ना 285 के सिक्स एडिशन में जो 284 हम लोग पढ़ रहे थे सिक्स एडिशन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसी का कंटिन्यूस दे रखा है 285 का सिक्स एडिशन में। तो ये बात याद रखना, 285 से थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि 284 में फिफ्थ एडिशन में अलग बातें चल रही हैं, ठीक है, और 284 के सिक्स एडिशन में अलग बातें चल रही है, ठीक है। तो 284 और 285 का सिक्स एडिशन में रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में चल रहा है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि 284 और 285 के सिक्स एडिशन में रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में चल रही है बात। अब मुझे कोई बता सकता है कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अगर पूछा जाए फिफ्थ एडिशन में कहां पे लिखा है? ये तो होगा सिक्स एडिशन 284 और 285 में। अगर पूछा जाए फिफ्थ एडिशन में कहां पे लिखा है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, तो व्हाट विल बी द फॉरिज्म इन केस ऑफ फिफ्थ एडिशन? मान लो 284 एंड 285 में सिक्स्थ एडिशन में लिखा है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। बट इन केस ऑफ फिफ्थ एडिशन कहां पे लिखा है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? एनी आइडिया? नो मैम। Okay. In case of fifth edition, you can see the root of administration here 290. In case of 290 fifth edition, you can see different route of administration: stomach, tongue, mouth, interior of the mouth, rectum, genitalia, skin free from wounds or ulcers. ठीक है, सो 290 के अकॉर्डिंग फिफ्थ एडिशन में लिखा है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वेरस 284 और 285 में लिखा है अकॉर्डिंग टू द सिक्स्थ एडिशन। तो ये दोनों एडिशन को आपको थोड़ा सा एक साथ साइमल्टेनियसली याद करना पड़ेगा, ठीक है। Now coming to 285, in this way the cure of very old disease may be furthered मैम by हाँ मैम एक कंफ्यूजन हो रहा है हाँ हाँ कि जैसे 284 में आपने बताया कि मेडिसिनल पावर वो नहीं डिपेंड करती क्वांटिटी पे, हाँ 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 284 में। फिर हाँ मैम 285 में ये बताया गया है कि अगर हमें मेडिसिनल एक्शन को थोड़ा कम करना है तो हम स्मॉल पोर्शन दे दें ड्रॉप का। हाँ हाँ तो हाँ तो मैम अभी तो कहा कि हम कम कर ही नहीं सकते, मेडिसिनल पावर वो डिपेंड नहीं करता उसकी क्वांटिटी पे। तो ये ओके कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है मैम 285 उसको? हाँ हाँ बिल्कुल थोड़ा सही सा। बोल रहे हो। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, वो मटेरियल क्वांटिटी की बात कर रहा है, ठीक है। मान लो हम लोग अगर हम 30 पोटेंसी और 1m को कंपेयर करें, ठीक है, कंपेयर 30th पोटेंसी एंड 1m, दोनों में मटेरियल अमाउंट देखो कि कितना कितना होता है मेडिसिन का मटेरियल अमाउंट। आपको पता है कि 30th पोटेंसी में ज्यादा मटेरियल अमाउंट होगा एज कंपेयर टू द 1m, राइट? जी मटेरियल मैम। अमाउंट ऑफ द मेडिसिन 30th पोटेंसी में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द 1m। लेकिन क्या हम 30th पोटेंसी को स्ट्रॉन्गर बोल सकते हैं 1m से? नो मैम। नो, 1m इज मोर स्ट्रॉन्गर, राइट? तो यहाँ यस पे यस। इस रेफरेंस में बोल रहा है वो चीज। लेकिन अगर हम ड्रॉप्स की बात करें, ठीक है, तो अगर हमें ड्रॉप्स को थोड़ा सा, सपोज एक पेशेंट है जिसको इतना ज्यादा सीवियर स्टमक एक नहीं हो रहा है फॉर एग्जांपल, तो हम पेशेंट को बोलेंगे आप 2 ड्रॉप्स ही खा लो, 4 क्यों खाओगे? क्योंकि हमें थोड़ा सा वीक पावर की मेडिसिन चाहिए, इसमें पोटेंसी का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। मोस्टली वो इस रेफरेंस में बोल रहे हैं, ओके मैम। ठीक है, जी मैम। ओके। थैंक यू मैम। नाउ कमिंग टू 285 सिक्स्थ एडिशन, जहां पे बोल रहा है कि in this way the cure of very old disease may be furthered by the physician applying externally, rubbing it in the back, arms, extremities, the same medicine he gives internally which showed itself curatively. In doing so he must avoid the parts subject to the pain or spasm or skin eruption. So क्योंकि 284 में भी हम लोग देख रहे थे वो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बोल रहा है हैंडमैन, ठीक है, कि भाई टंग ऑप्शन है, माउथ ऑप्शन है, नोज ऑप्शन है, उसके अलावा स्किन भी एक रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है जिसके थ्रू हम लोग मेडिसिन दे सकते हैं, बट इन सर्टेन कंडीशंस, इन सर्टेन कंडीशन। फॉर एग्जांपल हम लोग क्या होता है, कोई इंजरी का केस आता है, ठीक है, हम लोग पेशेंट को बोलते हैं कैलेंडुला लगाओ।
ठीक है, बर्न होता है, उस केस में पेशेंट को बोलते हैं कैंथरिस लगाओ। तो ऐसे केस में हमें, या फॉर एग्जांपल कोई स्प्रेन होता है तो हम कई बार रस्तक्स जेल भी दे देते हैं कि भाई रस्तक्स खाओ भी और रस्तक्स जेल भी लगाओ। तो ऐसे केस में हमें पेशेंट को सेम मेडिसिन इंटरनल भी देना और एक्सटर्नली भी देना है, एंड वी कैन अप्लाई इट थ्रू स्किन। 285 के 6th एडिशन में लिखा है। अब हैनीमैन ने ये सारे केसेस क्लियरली मेंशन नहीं कर रखे कि कौन से केसेस में एक्सटर्नली एप्लीकेशन देना चाहिए, ये ऑर्गेनॉन में नहीं लिखा है। बट जैसे जैसे हम लोग अपने सीनियर्स को, अपने सर लोग को, मैम लोग को देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे एक्सटर्नल एप्लीकेशन देखा है, जितना हमने सुना है उस हिसाब से मैं बता रही हूँ कि अफोरिज्म में इट इज मेनली रिलेटेड टू दोज केसेस, फॉर एग्जाम्पल इंजरीज, फॉर एग्जाम्पल बर्न, जहाँ पे इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों खाने को भी दिया जाता है और एक्सटर्नली अप्लाई भी करने को दिया जाता है। वो इस रेफरेंस में दे रखा है 285 का 6th एडिशन। देन क्वेश्चन ये आता है मिनरल बाथ कहाँ पे दे रखा है जो कि हार्मफुल होता है, 285 के 6th एडिशन में। नाउ 286 अफोरिज्म, 286 अफोरिज्म में अगेन वो क्वांटिटी की बात कर रहा है कि फॉर द सेम रीजन द इफेक्ट ऑफ होम्योपैथिक डोज ऑफ मेडिसिन इंक्रीजेस द ग्रेटर द क्वांटिटी ऑफ द फ्लूइड इन विच इट इज डिसॉल्व व्हेन administered to the patient, although the actual amount of medicine it contains the same. For in this reason, when the medicine is taken, it comes in contact with much larger surface of sensitive nerve responsive to the medicinal action. अच्छा, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हैनेमन ने बोला है कि जब हम मेडिसिन को पानी में डिसॉल्व करके देते हैं तो वो ज्यादा नर्व्स को टच करेगी। ठीक है, तो अगर आपको चाहते हैं कि भाई मेडिसिन का एक्शन थोड़ा स्ट्रॉन्गर हो तो हम उसको पानी में डिसॉल्व करेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा नर्व पे वो एक्ट करेगी, ज्यादा से ज्यादा लास्ट सरफेस को वो कवर करेगी। बट अगर आप चाहते हैं कि भाई कम ही एक्शन चाहिए, हमारी मेडिसिन का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं चाहिए, तो आप ग्लोब्यूल फॉर्म में दो। ठीक है, तो पेशेंट के भी केस में अगर आप देख रहे हैं कि आप चाहते हैं कि थोड़ा स्ट्रॉन्ग डोज देना चाहते हैं पेशेंट को, तो पेशेंट को बोलोगे पानी में मिला के दवाई खाओ। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि इतना स्ट्रॉन्ग नहीं चाहिए, तो ऐसे केस में डायरेक्ट ग्लोब्यूल को जीप पे रख लो एंड इट विल एक्ट। ठीक है, सो अगर हम पानी में मिला के पेशेंट को बोलेंगे दवा खाने को, तो इट विल कवर द मोर लार्जर सरफेस, इट विल सेंसिटाइज मोर नर्व्स। ये 286 के 5th एडिशन में दिया है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 286 के 6th एडिशन में क्या दिया है, मैग्नेट के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, गैल्वेनिज्म के बारे में, ये जो अलग मेथड्स होते हैं होम्योपैथी के अलावा, ठीक है, जो अलग जो भी डायनेमिक फोर्स के थ्रू ही एक्ट करते हैं, मैग्नेट्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैल्वेनिज्म, ये 286 के 6th एडिशन में दे रखा है। क्या बोला है इसके बारे में कि द डायनेमिक फोर्स ऑफ मिनरल, मैग्नेट्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैल्वेनिज्म act no less powerfully upon the vital principle and are not less homeopathic than the properly so-called medicine, which neutralize the disease by taking them through the mouth, rubbing them or by olfaction। मतलब जिस तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन जो हम देते हैं, जितनी वो होम्योपैथिक है उतनी ही लगभग वो डायनेमिक फोर्स पे, जितनी हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन जो हम देते हैं खाने के लिए, पीने के लिए, उसी तरह से मैग्नेट्स, इलेक्ट्रिसिटी और गैल्वेनिज्म भी है, वो भी हमारे वाइटल फोर्स पे उसी तरह से डायनेमिकली ही काम करते हैं। मैग्नेट, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैल्वेनिज्म देयर मे बी टेकन इन डिजीज, कहाँ पे यूज करने को बोला है हैनेमैन में, ऐसी डिजीज जहाँ पे सेंसिटिविटी और इरिटेबिलिटी, एबनॉर्मल सेंसेशन, इनवॉलेंट्री मसल मूवमेंट्स, ये सब प्रॉब्लम्स है, ऐसे केस में हमें यूज करना है। डिजीज ऑफ सेंसिबिलिटी एंड इरिटेबिलिटी, एबनॉर्मल सेंसेशन, इनवॉलेंट्री मस्कुलर मूवमेंट, ऐसे केस में मैग्नेट्स, इलेक्ट्रिसिटी और गैल्वेनिज्म यूज करने को बोला है। They have been used for palliation. Pure action of these are yet to be tested on healthy human. So उस टाइम पे हैनेमैन ने बोला है कि अभी तो हमारी प्रूविंग हो गई है, मैग्नेटिस पोलिस अम्बो, इलेक्ट्रिसिटी की भी प्रूविंग हो गई है होम्योपैथिक फॉर्म में, लेकिन अगर हम नॉन होम्योपैथिक फॉर्म की अगर हम लोग बात करें, डायनेमिक फॉर्म की बात करें, मैग्नेट्स, इलेक्ट्रिसिटी और गैल्वेनिज्म की, तो ये बस पेलिएशन की तरह यूज होता है एंड इट इज स्टिल नॉट टेस्टेड ऑन द हेल्दी ह्यूमन बीइंग। सो बेसिकली देखा जाए तो ये जो तीन चीजें हैं, ये अदर मेथड्स हैं, ये होम्योपैथी है ही नहीं, ये अदर मेथड्स हैं। ठीक है, बट इनका भी काम क्योंकि होम्योपैथी जैसा ही है, क्योंकि ये भी डायनेमिकली एक्ट करती है, इसलिए हैनेमैन ने इसको मेंशन कर दिया है 6th एडिशन में, और ये बस पेलिएटिव की तरह काम करती है। अब 287 के 6th एडिशन में ये जो आता है क्वेश्चन, लिखा है जब हम मैग्नेट देते हैं तो मैग्नेट का एंटीडोट क्या होता है, पॉलिश जिंक प्लेट।
ये बहुत बार पूछा जाता है। एंटीडोट टू मैग्नेट इज पॉलिश जिंक प्लेट। 287 के 6th एडिशन में लिखा है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 288 का 5th एडिशन, ये आपको कैसे याद रखना है? फॉर एग्जाम्पल दिस इज अवर नोज, ठीक है, मान के चलो ये हमारी नोज है। नोज कैसे दिख रही है? 8 जैसी ना, नॉस्ट्रल्स जो 8 जैसे दिख रहे हैं। तो 288 में ऑल्फैक्शन के बारे में दे रखा है फुटनोट में कि बेस्ट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज इन 5th एडिशन ऑल्फैक्शन। ठीक है, ये 288 के 5th एडिशन में लिखा है कि ऑल्फैक्शन बेस्ट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। फिर और क्या लिखा है 288 के फुटनोट में? A dried medicated globules contain its power 18 to 20 years even if open 1000 times but protected from heat। तो अगर हमारी जो मेडिसिन जो ग्लोब्यूल में रहती है, ठीक है, वो 18 से 20 इयर्स तक चल सकती है, उनकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। अगर हम उसको सन हीट से प्रोटेक्टेड रहेंगे तो वो एकदम वैसी की वैसी रहेगी। ये 288 के फुटनोट में दिया है। देन 288 के 6th एडिशन जो है, दिस यू हैव टू रिमेंबर, 288 और 289 6th एडिशन एनिमल मैग्नेटिज्म या मेस्मरिज्म के बारे में बोला है, वेरस 293 एंड 294 5th एडिशन में भी एनिमल मैग्नेटिज्म और मेस्मरिज्म के बारे में बोला है। 288 में पॉजिटिव मेस्मरिज्म बोला है, 289 में नेगेटिव मेस्मरिज्म बोला है, 293 में पॉजिटिव मेस्मरिज्म बोला है और 294 में नेगेटिव मेस्मरिज्म बोल रहा है। दिस यू हैव टू रिमेंबर, क्योंकि 5th एडिशन में 294 अफोरिज्म तक है, तो टू लास्ट के दो 293 से 294 मेस्मरिज्म के बारे में बोला है। बट क्योंकि 6th एडिशन में 293 और 294 अफोरिज्म है ही नहीं, सो 288 और 289 में ही पॉजिटिव और नेगेटिव मेस्मरिज्म में हैनिमैन ने बोल दिया है। 288 289 deals with animal magnetism or mesmerism, but in case of a 5th edition it is 293 and 294. this you have to remember। इसका डिटेल अभी हम जब हम 293 और 294 पढ़ेंगे, एनिमल मैग्नेटिज्म से क्या क्वेश्चन आता है वो अभी हम पढ़ेंगे। देन 290 के 5th एडिशन में मैंने आपको पहले ही बता दिया, वही लिखा है जो 284 के 6th एडिशन में लिखा है। स्टमक, टंग, माउथ, इंटीरियर ऑफ माउथ, रेक्टम, जेनिटेलिया, स्किन फ्री फ्रॉम वुंड्स एंड अल्सर्स आर द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, देन 290 के 6th एडिशन में क्या लिखा है? मसाज के बारे में, कि फॉर पर्सन हु थ्रो क्योर्ड स्टिल सफर फ्रॉम लॉस ऑफ फ्लैश, weakness of digestion, lack of sleep due to slow convalescence, the massage can be given। so सीधे सीधे क्वेश्चन आता है, मसाज कहाँ पे लिखा है? 290 के 6th अफोरिज्म में। कौन कौन से केसेस में मसाज देने को बोला है? जहाँ पे अभी पेशेंट रिकवरी स्टेज में है, जहाँ पे नींद नहीं आ रही है, जहाँ पे वीकनेस ऑफ डाइजेशन है, ऐसे केसेस में मसाज देने को बोला है। देन 291 का 5th एडिशन में क्या बोला है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके फार्मेसी में भी क्वेश्चन आता है। इवन दोज ऑर्गन विच हैव लॉस्ट देयर पेक्यूलियर सेंस, सपोज टंग में कोई टेस्ट सेंसेशन नहीं है, सपोज नोज में कोई स्मेल सेंसेशन नहीं है, तब भी हम उस पेशेंट को मेडिसिन ऑल्फैक्शन के थ्रू या माउथ के थ्रू दे सकते हैं, चाहे उस पर्टिकुलर ऑर्गन में वो पर्टिकुलर सेंसेशन हो या ना हो। ठीक है, सो इवन दोज ऑर्गन विच हैव लॉस्ट देयर स्पेशल सेंसेस, for example a tongue and the palate have lost the faculty of tasting, a nose that have lost the faculty of smelling, can communicate the power of the medicine that acts first on them alone, not less perfectly to all organs of the body। तो वो still हम उनसे मेडिसिन पेशेंट को दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई पेशेंट आता है जो बोल रहा है कि मुझे कोई टेस्ट नहीं आ रहा, आप दवाई दीजिए, तब भी आप उसको माउथ के थ्रू दवाई दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ 291 के 6th एडिशन में क्या लिखा है? बाथ के बारे में लिखा है। इसमें मेनली पूछा जाता है, जो बात होती है प्योर वाटर की, वो पार्टली पेलिएटिव होती है और पार्टली होम्योपैथिक होती है। कहाँ पर पेलिएटिव बात ये लेने को बोला है हैनिमैन ने? कॉन्वॉलेसेंस ऑफ क्योर्ड क्रॉनिक पेशेंट, जहाँ पे प्रॉपर दे रिक्वायर दिस बाथ। ठीक है, इट विल ओनली एक्ट पार्टली होम्योपैथिक पार्टली पेलिएटिव। देन कितने टेम्परेचर में हमें बात देनी है? ल्यूकवार्म बात हमें देनी है 25 से 27 आवर में, टू अराउज द स्लम्बरिंग सेंसिबिलिटी ऑफ द फाइबर इन द अपरेंट डेड फ्रोजन ड्राउन सफोकेटेड पीपल विच बिनम द सेंसेशन ऑफ द नर्व। और कोल्ड बात देनी है 10 to 6 आवर में, ये टेम्परेचर पूछा जाता है। कोल्ड बात का कितना टेम्परेचर है, वार्म बात का कितना टेम्परेचर है। कोल्ड बात देनी है ऐसे लोगों में जिसमें डेफिशिएंसी ऑफ वाइटल हीट हो, और ल्यूकवार्म ऐसे पेशेंट में देनी है जो कि फ्रोजन ड्राउन या सफोकेटेड केस हो। देन 292 में क्या दे रखा है? 5th एडिशन की ये बात कर रहा है
क्योंकि अभी तो 6th एडिशन खत्म हो गया है. सो इवन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बॉडी covered as it is with the skin and epidermis is not insusceptible. मतलब स्किन के थ्रू भी हम मेडिसिन को दे सकते हैं. इवन स्किन इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट विच कैन रिसीव द मेडिसिन. ये 292 में लिखा है. ठीक है. नाउ 293 में क्या लिखा है? एनिमल मैग्नेटिज्म या मेस्मरिज्म के बारे में. इसका फाउंडर कौन था? मेस्मर था. एनिमल मैग्नेटिज्म एक्ट्स होम्योपैथिकली. पॉजिटिव और नेगेटिव मेस्मरिज्म होता है. 293 में पॉजिटिव लिखा है, 294 में नेगेटिव मेस्मरिज्म लिखा है. इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. क्यों मेस्मरिज्म हो रहा है, कैसे मेस्मरिज्म हो रहा है, दिस इज टोटली अनसाइंटिफिक. पॉइंट इज हैनिमैन ने 6th एडिशन में दे रखा है, इसलिए यू हैव टू रिमेंबर. एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इसलिए आपको रिमेंबर करना है. बाकी इसमें खुद से ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है बिकॉज दिस इज टोटली अनसाइंटिफिक मेस्मरिज्म. ठीक है. सो एनिमल मैग्नेटिज्म जो है एक्ट्स होम्योपैथिकली. पॉजिटिव मेस्मरिज्म में क्या होता है? इन्फ्लक्स ऑफ द वाइटल फोर्स इन द पेशेंट हम लोग करते हैं. एक मेस्मराइजर एक पर्सन होगा जो कि जिसमें बहुत पॉजिटिव एनर्जी है. नेगेटिव एनर्जी वाला पेशेंट होगा तो बेसिकली वो अपनी एनर्जी नेगेटिव वाले इंसान जो बीमार है इंसान उसमें ट्रांसफर कर रहा है. दिस इज नोन एज मेस्मरिज्म. कैसे कर रहा है? सिंगल पास के थ्रू कर रहा है, बाय पाम्स ऑफ हैंड्स, हेड से लेके टोज तक. इन केस ऑफ अ पॉजिटिव मेस्मरिज्म सिंगल पास इज गिवन हेड से लेके टोज तक, ताकि वाइटल फोर्स को वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर सके, जिस पार्ट में वो ज्यादा हो गया या जिस पार्ट में वो कम है. कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव मेस्मरिज्म दिया जाता है, ये क्वेश्चन आता है. इट इज गिवन इन यूटेराइन हेमरेज, जहाँ पे रश ऑफ ब्लड टू द हेड हो, जहाँ पे स्लीपलेस पेशेंट हो, जहाँ पे एंक्शियस पेशेंट हो, जहाँ पे रेस्टलेस पेशेंट हो. ठीक है. ऐसे ऐसे केस में पॉजिटिव मेस्मरिज्म दिया जाएगा. यूटेराइन हेमरेज, रश ऑफ ब्लड टू द हेड, sleeplessness, anxious, restless of the weakly persons. Then in mesmerism, the pass given over the body. Okay, wait. So this is how the mesmerism is done in case of a positive burn. ठीक है. जहां पे सिंगल पास दिया जाएगा बाय द पाम्स ऑफ द हैंड, हेड से लेके टोज तक. ठीक है. एंड द वाइटल फोर्स इसमें यूनिफॉर्मली हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जिस पार्ट में एक्सेस है टू द पार्ट विच इज डेफिशिएंट. नाउ क्वेश्चन क्या आता है? एग्जैक्टली मेस्मरिज्म से क्वेश्चन आता है. In mesmerism, the paths given over the body, according to Hahnemann, are all except. ठीक है. In mesmerism, the paths given over the body, according to Hahnemann, are all except about 5 inch above the body, parallel to the body, moving flat hand, extended hand, from the top of the head to the tip of the toe. इनमें से कौन सा गलत है mesmerism के बारे में? 5 inch above the body, parallel to the body, moving flat the head, extended hand, from the top of the head to tip of the toe. इनमें से कौन सा मेस्मरिज्म के पास के बारे में गलत इंफॉर्मेशन है? दिस इज रॉन्ग. अबाउट 5 इंच अबव द बॉडी. मैम फर्स्ट ही होगा क्योंकि बाकी तो सब ठीक है. यस. हैंड से करते हैं, हेड टू टोज इज राइट, पैरेलल होना चाहिए. अच्छा, अब इसमें एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि नेगेटिव जो मेस्मरिज्म होता है वो थोड़ा सा अवे किया जाता है. मतलब वो एकदम बॉडी को टच नहीं करना है, लेकिन कितना अवे वो आपको नेक्स्ट अफोरिज्म में पता लगेगा. दैट इज 294 नेगेटिव मेस्मरिज्म, जहां पे हैनेमैन ने बोला है कि अबाउट एन इंच डिस्टेंस फ्रॉम द बॉडी पास देना है नेगेटिव मेस्मरिज्म. मेरे पॉजिटिव को आप टच कर सकते हैं, बट नेगेटिव मेस्मरिज्म में 1 इंच दूर होना चाहिए हाथ बॉडी से. और जहां पे हम पॉजिटिव मेस्मरिज्म की बात करें, सिंगल पास देने की बात कर रहे हैं, लेकिन नेगेटिव मेस्मरिज्म में रैपिडली बहुत सारे पासेस देना है. ठीक है. और यही इस वजह से पहला वाला गलत है. यहाँ पे 5 इंच नहीं, अबाउट एन इंच अवे फ्रॉम द बॉडी होना चाहिए. ठीक है. अच्छा, अभी 293 के फुटनोट में क्वालिटीज ऑफ अ गुड मेस्मराइजर दे रखा है कि मेस्मराइजर कौन होता है? जिसका ग्रेट काइंडनेस एंड डिस्पोजिशन होता है, परफेक्टली बॉडी पावर्स होती है, विच पोजेसेस अ वेरी मॉडरेट डिजायर फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स. सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द क्वालिटीज ऑफ अ गुड मेस्मराइजर. अच्छा, नेगेटिव मेस्मरिज्म कहाँ पे किया जाता है? टू अराइज फ्रॉम सोमनैम्बुलिक स्लीप. और पॉजिटिव मेस्मरिज्म को, बैड इफेक्ट को एंटीडोट करने के लिए भी नेगेटिव मेस्मरिज्म किया जाता है. तो 2 केसेस हैं जहां पे नेगेटिव मेस्मरिज्म किया जाएगा, टू अराउज द पेशेंट फ्रॉम सोमनैम्बुलिक स्लीप, और जहां पे
पॉजिटिव मेस्मेरिज्म है उस ज्यादा हो गया है पॉजिटिव मेस्मेरिज्म, उस चीज को एंटीडोट करने के लिए भी नेगेटिव मेस्मेरिज्म दिया जाता है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे और दिया जाता है नेगेटिव मेस्मेरिज्म? जहाँ पे सडन सप्रेशन ऑफ कैटामेनिया है मेंटल शॉक की वजह से। ठीक है, जहाँ पे पॉजिटिव मेस्मेरिज्म का बैड इफेक्ट्स हो गया वहां पे नेगेटिव मेस्मेरिज्म दिया जाएगा। ठीक है, देन इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि जो पेशेंट है जिसको हम मेस्मराइज करने वाले हैं, दैट पेशेंट शुड नॉट वियर सिल्क। ठीक है, वो सिल्क के कपड़े नहीं पहनने चाहिए पेशेंट को। Okay, now this is the question. During the course of LM potency, if there is aggravation, then the medicine should be taken from the second cup. ये कौन से फॉरिज्म में लिखा है? 248 के फुटनोट के 6th एडिशन में, 270 के 6th एडिशन में, 248 के 5th एडिशन में, या 272 के 6th एडिशन में? मैम एलएम पोटेंसी तो जो है 270 के 6th एडिशन में है। देखो एलएम पोटेंसी आ गया तो 5th तो आपको सोचना ही नहीं है, सीधी सी बात यस मैम, है ना, तो होगा 6th ही। अब 270 देखो ये ऑल्थो प्रिपरेशन ऑफ द 50 मिलीसिमल 270 में दे रखा है, लेकिन जब आप बुक में खोलोगे 248 में भी 50 मिलीसिमल का एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में दे रखा है। वहां पे हैनेमैन ने बोला है कि अगर पेशेंट को एलएम पोटेंसी से एग्रेवेशन हो रहा है तो उसको सेकंड कप में मेडिसिन दो। ठीक है, ये हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई एलएम पोटेंसी का प्रिपरेशन तो 270 में दे रखा है, पक्का वही होगा, लेकिन ये बात 248 में भी दे रखा है, क्योंकि याद रखना 248 में 6th एडिशन में भी हैनेमैन ने बताया है 50 मिलीसिमल के बारे में, उसका एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। Electricity and galvanism is mentioned in which aphorism according to the 6th edition? 284, 285, 286 या 288? अभी पढ़ाया इलेक्ट्रिसिटी एंड गैल्वेनिज्म 6th एडिशन। 286। वेरी गुड, वेरी गुड। यस मैम। 286 एडिशन 6th एडिशन मैग्नेट्स इलेक्ट्रिसिटी एंड गैल्वेनिज्म। ठीक है, सो यही मैं बोलूँ, इसमें अफोरिज्म याद रखना थोड़ा सा टफ है, यू हैव टू रिवाइज। सो 284 6th एडिशन में रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दिया है, 285 में एक्सटर्नल एप्लीकेशन रबिंग मिनरल बाथ के बारे में दिया है, ये सब 6th एडिशन की मैं बात कर रही हूँ। 286 में इलेक्ट्रिसिटी गैल्वेनिज्म और मैग्नेटिज्म के बारे में दिया है, और 287 में किस तरह से मैग्नेट को एंटीडोट करना है, पॉलिश जिंक प्लेट, उसके बारे में दिया है। इन 5th एडिशन ऑफ ऑर्गेनॉन एनिमल मैग्नेटिज्म एज अ हीलिंग आर्ट इज फाउंड। ठीक है, 5th एडिशन में एनिमल मैग्नेटिज्म एज एन हीलिंग आर्ट कहां पे मिलेगा? 288 से 292 में 5th एडिशन के अकॉर्डिंग, 293, 294, 290 या 290, 294 तक। मैम ये तो 293 में था एनिमल मैग्नेटिज्म। अकॉर्डिंग टू 293 294। यस, ये तो हो गया हमारा अकॉर्डिंग टू द 5th एडिशन। और 6th एडिशन में कहाँ दिया है? ये देखो आई टेल यू है 288, 289। 293। नहीं 6th एडिशन में तो 290 अफोरिज्म्स ही नहीं है ना। नो मैम, वो तो 6 में दिया है, 6 एडिशन में तो 291 तक है।